aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic dignified discussion is the very important ice melting, which is a future hazard. इसमें हम 1980 से लेके 2022 तक का एक बार डेटा देखेंगे. So we'll see why news, what are the new findings on the Arctic Sea. आइस सी के इम्पैक्ट क्या होते हैं प्लैनेट पे एंड व्हाट इज आइस सी. देन वील कंपेयर द आर्कटिक फ्रॉम 1980 टू 22. आफ्टर दैट वील सी व्हाट इज दिस आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कैसे कहा जाता है और इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट आ सकता है. देन पॉलिटिकल व्यू देखेंगे हम आर्कटिक सर्कल का. आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेलुएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें. और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन सी यू गाइज. जय हिंद. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज. रिसेंटली एक स्टडी जो नेचर जनरल में निकली है, इसने सजेस्ट किया है कि आर्कटिक आइस समर में इट वुड बी इनएविटेबल इसकी मेल्टिंग को रोकना इन द कमिंग डिकेड्स. सो दिस लॉस ऑफ आर्कटिक आइस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इसने काफ़ी कंसर्न्स रेज कर दिए हैं और इसके जो इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पर एनवायरमेंट पाएंगे इस पर भी. व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी. सो फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि अगर कलेक्टिव एफर्ट्स भी शार्पली रिड्यूस किए जाएं कार्बन एमिशंस के लिए, तब भी देयर आर स्टिल चांसेस दैट देयर वुड बी अ लॉस ऑफ आर्कटिक ice. So it is inevitable to prevent this. Then nature study, it also confirms that situation जहाँ temperature rise 1.5 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius of pre-industrial level रखा जाएगा, ये भी कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कराता है आर्कटिक आइस को समर में सेव करने की. वहां पे भी इसकी मेल्टिंग होगी ही होगी. और ये जो करंट ट्रेंड हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का है जो इंक्रीज होता जा रहा है, अगर ये ऐसा ही रहा देन एज अर्ली एज 2030 तक एक आइस फ्री समर आ जाएगा. दैट वुड बी आइस फ्री समर इन द आर्कटिक. सो व्हाट इज आइसी डिक्लाइन. सो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने इस रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि जो आर्कटिक सी में डिक्लाइन हो रही है, द फर्स्ट आइस फ्री समर इट इज प्रोजेक्टेड टू ओकर बिफोर 2050, अराउंड 2030 अप्रॉक्स, क्योंकि ग्लोबल एमिशंस जो है ये टेम्परेचर बियॉन्ड 4.5 डिग्री सेल्सियस लेके जा सकते हैं अगर मिटिगेशन मेजर्स नहीं लिए गए तो. सैटेलाइट रिकॉर्ड भी ये शो करते हैं कि आर्कटिक आइस अप्रोक्सीमेटली 13% तक हम लूज कर चुके हैं. इनसफिशिएंट एमिशन रिडक्शन है. रीजंस इसमें कुछ ये हैं कि नो एमिशन सिनेरियो कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ आइस इन समर, एंड अगर सिग्निफिकेंट एमिशन रिडक्शंस नहीं लिए गए तो एक आइस फ्री समर 2030 अर्ली तक देखा जा सकता है. 2030 तक दैट वुड बी अ आइस फ्री समर जहां पे आइस नहीं होगी आर्कटिक सर्कल पे. व्हाट आर द कॉज ऑफ आइस मेल्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द फॉरमोस्ट इज द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो 90% प्रॉब्लम देते हैं. देन रेस्ट 10% नेचुरल वेरिएबिलिटी से आते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन या ऐसा कुछ. क्लाइमेट मॉडल्स ऑफ द आईपीसीसी, ये इट अंडर एस्टिमेट्स द पेस ऑफ मेल्टिंग. एक्चुअली ये इसको अंडर एस्टिमेट करता है कि कितने पेस से आइस मेल्ट हो रही है. अगर एक्चुअल कंडीशंस को हम अकाउंट में लें जो फिलहाल है, तो जो फर्स्ट आइस फ्री जो होगा, आइस फ्री अगस्त एंड अक्टूबर इज लाइकली बाय 2080, अगर एंड इफ द एमिशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर अबव 4.5 डिग्री सेल्सियस. सो आईसी और उसके इंपैक्ट क्या होते हैं. आईसी आर्कटिक ओशन का एक इंटीग्रल पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का. इसका हाई एल्बिडो इफेक्ट होता है. एल्बिडो मतलब
रिफ्लेक्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी होती है, सो द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट द सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक टू द स्पेस, तो जो लाइट वापस चली जाती है, इससे ये अर्थ का हीट बजट मेंटेन करके रखता है, कूल करके रखता है, पोलर रीजन्स को कूल रखता है, व्हाइट स्नो का कवर रहता है रीजन्स पे. सो दीज आर द थिंग्स इन द बेनिफिट्स ऑफ द अल्बीडो इफेक्ट बिकॉज इट्स व्हाइट इन कलर स्नो. ये एक बैरियर की तरह भी काम करता है क्योंकि आर्कटिक के ऊपर कोल्ड एयर होती है और आर्कटिक के नीचे जो होता है वार्म वाटर होता है. तो ये जो बीच में आइस है ये एक तरीके से बैरियर का काम करती है दोनों के बीच में और इनको इंटरमिक्स नहीं होने देती है. दस इट विल कीप द एयर कूल. क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न्स. ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एल्बिडो इफेक्ट अर्थ का हीट मेंटेन करता है, एनर्जी बजट. देन ये एक बैरियर की तरह भी काम करता है, ये हम देख चुके थे वाटर और एयर के बीच में. बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज पर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, पर्टिकुलरली मैमल्स जैसे कि पोलर बियर, वॉलरस. तो आर्कटिक सर्कल में जहां पहले वो आइस में रहा करते थे, नाउ मेल्ट होने की वजह से आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स पर उन्हें जाना पड़ता है और उन आइलैंड्स पर काफी ज्यादा कंपटीशन होने लगता है रिसोर्सेस के लिए. इवन स्पेस नहीं होता है, दे फॉल डाउन फ्रॉम द क्लिफ एंड दे जनरली डाई. आई एम टॉकिंग दिस फॉर द केस ऑफ द वॉलरसेस. एंड पोलर बियर्स के केस में भी ये इजीली यहां जाके हंटिंग का शिकार हो सकते हैं. नाउ indigenous arctic populations, they also reliant on the sea ice for hunting, breeding, migration. These all things would be affected. एक और साइड इफेक्ट है, ये पोलर जेट स्ट्रीम और एक्सट्रीम विंटर्स ला सकता है, पोलर जेट स्ट्रीम को इन्फ्लुएंस कर सकता है. मेल्टिंग सी आइस ये जो पोलर जेट स्ट्रीम्स होती हैं इनको वीकन कर देता है और हीट वेव के इंस्टेंसेस इंक्रीज कर देगा. पोलर जेट स्ट्रीम बेसिकली आर्कटिक सर्कल को विंड चारों ओर से जाने वाली ये एक हाई प्रेशर विंड होती है जो सर्कल करती है आर्कटिक रीजन को. एंड ये इसका जो डिसरप्शन है ये नॉर्मल कंडीशंस को भी अफेक्ट कर सकता है, लिविंग कंडीशंस को इन द नॉर्थ ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज बीइंग डीस्टेबलाइज्ड बाय द वार्मर एयर. अगर ये साउथ में फर्दर डिप होता है तो ये बिटर कोल्ड भी ला सकता है. सो ये इसका इफेक्ट है. Then here are the comparison. You can see in 1980 जो ice cover था that was around 7.54 million square kilometer, but here in 2022 it is 4.67 million square kilometer. So इतना ज़्यादा difference आया है. You can note down this data as you can just give its reference in the mains answer writing if you want. Then here is one more such thing. ये 1985 से 2022 तक का है फॉर द वीक ऑफ 11 to 18 ऑफ मार्च. इसमें एजेस हैं आइस की. सो अराउंड 1985 जो ग्रेटर देन 4 years ओल्ड जो आइस थे, आइस शीट्स थे, वो लगभग 30% से ज्यादा थे, नियरली दैट वाज अराउंड 34% आई गेस. एंड बाकी सब का इतना इतना परसेंटेज था. बट लेटर ऑन व्हेन यू विल कम इन द रिसेंट ईयर, सो जो काफी पुरानी आइस होती 4 साल से पहले वो काफी ज्यादा, नियरली इट्स अराउंड 5%, जो लगभग 32% या 34% था वो यहाँ 5% पे आ चुका है. और जो ज्यादा शेयर है दैट वाज ऑफ द न्यूली मेड आइस. अब ये जल्दी बन जाता है और ये जल्दी ही इसके पिघलने के चांसेस होते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. सो व्हाट इज दिस आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बेसिकली एक फिनोमेना को कहते हैं जो सरफेस एयर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं या नेट रेडिएशन बैलेंस में जो चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से जो पोल्स पर इफेक्ट आता है और बेसिकली जो आइस मेल्टिंग होती है दैट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. व्हाट आर द कॉजेज? सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो कि एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हुआ है, लीडिंग टू 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. प्राइमरी कॉजेज जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का है, इसमें आपको आइस अल्बीडो फीडबैक है, लैप्स रेट फीडबैक है, water vapor feedback would be there, ocean heat transport, these are the things. So ये जो आइस शीट जो डिमिनिश हो रही है आर्कटिक रीजन में ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एम्प्लीफाइंग एंड वार्मिंग द इफेक्ट. आइसी एंड स्नो का काफी हाई एल्बिडो इफेक्ट होता है. मोस्ट ऑफ सोलर रेडिएशन को ये बाहर रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, वाइल लैंड और वाटर जो है ये ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि वार्मिंग इंक्रीज कराता है. अब आइस अगर कम होती है
तो ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है वो वहां पे जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एल्बिडो इफेक्ट यहां से नहीं है, हम इसको वापस नहीं भेज पा रहे। एंड इन रिटर्न यहां का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। फर्दर ये इट विल एम्पलीफाई द इफेक्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडिया? सो अरेबियन सी की अगर हम बात करें, सो जो आर्कटिक सी में आइस जो डिमिनिश हो रही है, ये कंबाइंड विद द देयर वुड बी वार्मर टेम्परेचर इन द अरेबियन सी, जो कि एनहेंस्ड मॉइस्चर को कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल होंगी, साइक्लोनिक इवेंट्स आसानी से देखे जा सकते हैं इन रीजन में। इंडिया ने इंड आर्क डिप्लॉय किया था 2014 में, जो इंडिया का फर्स्ट मोड अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी था। दैट वाज बेसिकली इंस्टॉल्ड इन Svalbard, and it was to monitor the impact of changes in the Arctic Ocean in that region. So then a rise in sea level along the Indian coast, जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 रिपोर्ट है, ये कहता है कि जो इंडियन कोस्ट पर जो वाटर है इट विल राइज फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। केरला की कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो भीग चुके हैं, गांव है जो भीग चुके हैं, जो ड्राउन हो चुके हैं ऑलरेडी। देन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होंगे। So studies they have found that the reduced ice sea in the Barents-Kara Sea region, it can lead to basically extreme rainfall events in the later half of the monsoon। मतलब मानसून के बाद जो लेटर हाफ आता है, जैसे सितंबर और अक्टूबर के अराउंड में, यहाँ एक्सट्रीम रेनफॉल्स हो सकते हैं। Here you can see so countries like Russia, Finland, Sweden, Norway, Iceland, Greenland, Canada, and here you can see US, Alaska। so ये countries हैं जो politically Arctic region में आती हैं, and this is the North Pole। Here in this region generally you see the Arctic ice and it is being melted। so ये आसपास के areas पे animals को जाना पड़ता है, यहाँ आसानी से वो hunt किए जा सकते हैं। so these are certain things and effects of this। Prelims practice question: which of the following statement is correct about the deposits of methane hydrate? Global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the seafloor. Methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. Select the correct answer in the code given below. I hope you all can answer it. Type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. And then we have our mains practice question with a special reference to the Arctic ice. Discuss the significance of sea ice to the planet. Also suggest measures or efforts to keep melting of sea ice in limit. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better.